हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं हम पढ़ रहे हैं CUET बिजनेस स्टडीज डोमेन। अब इसके वन शॉट रिवीजन वीडियोस मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करा चुकी हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो लिंक प्लेलिस्ट का लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फट से जाके देख लीजिए। अब हम सॉल्व कर रहे हैं मॉक टेस्ट, ठीक है। ये हमारा थर्ड मॉक टेस्ट है। इससे पहले 2 मॉक टेस्ट की वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, अगेन नहीं देखी हैं तो आपको पता है लिंक कहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस मॉक टेस्ट की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, तो एक फास्ट वे में मैं आपको सारे से इंस्ट्रक्शन याद दिलवा देती हूँ। टोटल आएंगे आपके 50 क्वेश्चन, लेकिन उनमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके अलावा हर क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, लेकिन अगर आप गलत आंसर मार्क कर देते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1 नंबर की। सो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो उसे छोड़ दो, उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो ऐसे सिनेरियो में जिन स्टूडेंट्स ने इन दोनों को ऑप्ट किया होगा, इन दोनों में से किसी एक को ऑप्ट किया होगा, सिर्फ उसे ही 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एंड अगर एक क्वेश्चन है जिसके चारों ही ऑप्शन गलत दिए हुए हैं तो हर वो स्टूडेंट जो उस एग्जाम में बैठा होगा, जिसने वो एग्जाम अटेम्प्ट किया होगा, उन सबको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पता होना चाहिए। एंड साथ ही साथ कैलकुलेटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउड नहीं है, सो यू कैन नॉट कैरी इट। ये मत सोचना कि फोन वोन ले जाएंगे, मस्त चिल करेंगे वहाँ पे। इतनी अकल तो वैसे तुम लोगों को भी होगी, राइट। चलिए, तो हम आ गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगी, पढ़ के बताऊंगी, आपको अपनी नोटबुक में या फिर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखना है। उसके बाद मैं इसकी हिंदी आपको बताऊंगी और उसके बाद मैं इसका आंसर रिवील करूंगी, तो आप लोगों को चेक करना है क्या आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। मैंने एक चीज नोटिस की है, अभी तक 2 मॉक टेस्ट रिलीज हो चुके हैं, लेकिन तुम बच्चे कमेंट सेक्शन में नहीं लिख रहे हो अपने आंसर्स। तो आई होप तुम नोटबुक्स में लिख रहे होगे, ठीक है। अगर नोटबुक्स में लिख रहे हो तो बस एक चीज कर दो कि कुछ स्टूडेंट्स ने ना मुझे ये बताया हुआ था कि आउट ऑफ 50 कितने क्वेश्चन उनके सही गए। लाइक देयर वाज द स्टूडेंट जिसने लिखा था 50 में से 39 उसके सही गए। तो ऐसा बता दिया करो ताकि मुझे पता रहे कि हाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी वीडियो बनाने का तभी फायदा होगा जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अदरवाइज मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना शुरू कर दूंगी, उसमें मेरे को बहुत टाइम लगने वाला है वैसे भी। सो बेटर है प्रैक्टिस करो, लेट मी नो, ताकि मुझे मेरी मेहनत का वो दिखाई दे और मैं फिर थोड़ी और इंटेंस मेहनत करूं, ठीक है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डिविजन ऑफ वर्क? इंटेंट इज टू produce more and better work from the same effort. Work is divided into small tasks. Trained specialists are required to perform each job. All of the above. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि इनमें से चारों में से कौन सी स्टेटमेंट डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटने से रिलेटेड है और सही है, मतलब करेक्ट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है स्टेटमेंट में। पहला है कि भैया इसका इंटेंट ये है ताकि हम ज्यादा प्रोड्यूस कर सके और बेटर वर्क करें सेम एफर्ट्स लगा के। दूसरा है स्मॉल टास्क में काम को डिवाइड कर देंगे। तीसरा है ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब, मतलब हर जॉब को करने के लिए ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं, तभी डिविजन करते हैं हम। और या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए, चारों स्टेटमेंट आपने पढ़ ली हैं, हिंदी में आपको बता चुकी हूँ। मार्क कर लीजिए अपना आंसर, फिर मैं रिवील करूंगी अपना आंसर। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे स्टेटमेंट्स डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में करेक्ट दिए हुए हैं। हम डिवीजन ऑफ वर्क इसलिए करते हैं क्योंकि काम को पहले डिवाइड कर लो, फिर जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है उसको उसका काम दे दो, उस नेचर का काम दे दो। उसके बाद मतलब जब वो वही काम करने लगेगा जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो तीनों स्टेटमेंट ऊपर जो लिखी हुई है वो करेक्ट है डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में। ओके, सो इस वाले मॉक टेस्ट में मैच द फॉलोइंग बहुत जल्दी आ गए और आप लोगों को पता है मैच द फॉलोइंग मेरे फेवरेट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। और इसे अटेम्प्ट कैसे करना वो भी आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है। पहले आप मैच करके यहाँ पे ऑप्शन लिखा कीजिए, फिर आंसर्स में ऑप्शंस देखा कीजिए और मैच किया कीजिए। मैच द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन कॉलम 1 विद द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन इन कॉलम 2। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेसिफिक फोर्सेस, अनसर्टेनिटी। कॉलम 2 में लिखा हुआ है वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटलिटी। थर्ड है अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली। बताइए कौन किसके साथ मैच करेगा? मैच द फॉलोइंग में मेरे हाथ में बहुत जल्दी खुजली होने लग जाती है कि भैया जल्दी से आंसर रिवील कर दो।
सो देखिए अनसर्टेनिटी, वैसे एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, जो बच्चों को पॉज करके रीड करना है खुद से वो कर लो, ठीक है, डन। चलो, अनसर्टेनिटी, वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स, फ्यूचर हैपनिंग्स हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इज व्हाट वी कॉल अनसर्टेनिटी, राइट। तो ये इसके साथ मैच होगा, सो सी विल बी मैच्ड विद, क्या हो रहा है, रेड कलर आना नहीं चाह रहा क्या आज, ओके ओके। स्पेसिफिक फोर्सेस और कॉम्प्लेक्सिटी, ये पढ़ता है इजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स बट डिफिकल्ट टू ग्रास्प इन इट्स टोटलिटी, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस डायरेक्टली एंड इमीडिएटली, मतलब डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल एंटरप्राइज को अफेक्ट करते हैं, तो वो स्पेसिफिक फोर्सेज होते हैं। और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है जनरल फोर्सेज। तो ए को हमने सेकेंड से कनेक्ट किया है, बी को हमने थर्ड से कनेक्ट किया है, और सी को हमने फर्स्ट से कनेक्ट किया है। तो 2 3 1 2 3 1 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। सो यस, ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स डैश, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, डिसऑनेस्टी, करप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें क्या प्रोवाइड करती है, तीन ऑप्शन तो बिल्कुल नेगेटिव वाले दिए हुए हैं, तो तुम्हें बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और आंसर आ जाएगा। एंड द आंसर इज एम्प्लॉयमेंट। भैया एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी, फिर कौन इंसान होगा ऐसा जो ऐसा प्रोग्राम करना चाहेगा। तुम्हें पता लगे कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम करके तुम अनएम्प्लॉयड हो सकते हो, तुम करना चाहोगे वो पर्टिकुलर चीज़, या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम करके तुम्हारे अंदर डिसऑनेस्टी आएगी। शायद हो सकता है बहुत सारे लोग करना चाहें क्योंकि पहले से वो उसमें प्रो होता है, बट नॉर्मल इंसान नहीं करना चाहेगा। करप्शन आएगा, क्या सेंस बनाता है, तो तीनों ही ऑप्शन बेकार थे, तो चौथा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। बट एक चीज़ बता दूं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम से आप थोड़ा सा उस तरीके से सोचने लगते हैं जैसे एंटरप्रेन्योर सोचते हैं, और उससे आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एक हैबिट आ जाती है, जिसकी वजह से आप बहुत स्किलफुल बन जाते हो और आपको ईजिली एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, ठीक है। हर कोई एम्प्लॉयर क्या चाहता है कि जिस एम्प्लॉय को वो हायर कर रहा है वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेगा, वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में आके कुछ तूफानी करेगा, कुछ डिफरेंट करेगा, कुछ अलग करेगा, कुछ बेहतरीन करेगा, राइट। और अगर एक प्रोग्राम करने से आप वो सब चीज़ें सीख लेते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट आराम से मिल जाएगी। Question 4. Management is an dash process as it is an ongoing and never ending process. Okay. So basically मैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। ये पर्टिकुलर मतलब वो कौन सी प्रोसेस मानी जाएगी फिर, कंटिन्यूस, नॉन कंटिन्यूस, फ्रीक्वेंट, ऑल्टर। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। नेवर एंडिंग प्रोसेस मतलब बोले तो क्या, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमने कितनी बार तो पढ़ा है, ना सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, मैनेजमेंट के जितने फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सबके बारे में पढ़ा है कि भैया ये क्या करती हैं, ये हमारे पूरे मतलब ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस वे में चलती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। प्लानिंग कभी ख़त्म होती है नहीं, कंट्रोलिंग कभी ख़त्म होती है नहीं, किसी भी फंक्शन को उठा लो तो सेम वे में मैनेजमेंट भी कभी ख़त्म नहीं होती है, लगातार चलती रहती है। एक सिरा ख़त्म होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा ख़त्म होगा तीसरा शुरू हो जाएगा, ऐसे चलता है। चलिए फिफ्थ, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन डैश। आपको एक फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है वो कहाँ सिचुएटेड है। अगेन ये कौन से चैप्टर से पिक किया हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद एक और चैप्टर था एंटरप्रेन्योरशिप वाला, वहाँ से पिक किया गया है। अभी मैंने उसका वन शॉट रिविजन वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उसकी ऑलरेडी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर हाँ मुझे लगेगा बच्चे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करें तो मैं वन शॉट रिविजन वीडियो भी बना दूँगी। इट जस्ट हम एंटरप्रेन्योरशिप वैसे ही एक अलग सब्जेक्ट कर ही रहे थे, तो आई थॉट वहाँ से आप लोगों का कवर हो जाएगा। ये सिचुएटेड है अहमदाबाद में, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, रटने वाला है, याद रखना। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स इन द लाइट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वर आइडेंटिफाइड एंड दस हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग इन द फ्यूचर पीरियड। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। आपको मैनेजमेंट के एक ऐसे फंक्शन का नाम लिखना है जो मदद करता है इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स को फॉर्मुलेट करने में, इन द लाइट्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वर आइडेंटिफाइड एंड दस हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग इन द फ्यूचर पीरियड। पुरानी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे के लिए बेटर प्लानिंग करने में, मतलब ऐसे समझिए
पास्ट मिस्टेक्स से हम समझते हैं, सीखते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब हम वो काम कर रहे होते हैं तो हम उन पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते, वैसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे उस फंक्शन का नाम बताना है जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंट्रोलिंग। आपने पढ़ा होगा कि कंट्रोलिंग में हम जो सीखते हैं नेक्स्ट टाइम की प्लानिंग में हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट? बस वही चीज़ है। 7th क्वेश्चन है, फाइनेंशियल प्लानिंग यूजुअली बिगिंस विद द प्रिपरेशन ऑफ अ डैश। जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो किस चीज़ से शुरू होती है, किस चीज़ की प्रिपरेशन से शुरू होती है? सेल्स फोरकास्ट, प्रॉफिट फोरकास्ट, बिजनेस साइकिल या नन ऑफ द अबव? बताइए। ध्यान दीजिएगा, दो चीज़ें हैं, एक है फाइनेंशियल प्लानिंग, एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अक्सर ना क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके सामने जो हो सकते हैं आपको कंफ्यूज कर दे कि मैनेजमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, प्लानिंग के बारे में पूछना चाह रहे हैं, या फिर क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। थोड़ा सा इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करने, मतलब वो दिखा सकते हैं आपको कि वो कर रहे हैं, बट कन्फ्यूज़ नहीं होना वहाँ पर। इस वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, आगे आने वाला एक क्वेश्चन है उसमें ऐसा है। चलिए, आंसर इज सेल्स फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट बना के हम फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अरेंज द फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल इन करेक्ट ऑर्डर। फर्स्ट है डिजाइन, सेकेंड है मार्केटिंग, थर्ड है एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, फोर्थ है इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड डिलीवरी। आपको अरेंज करना है इन फेजेस को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल के बेसिस पे करेक्ट ऑर्डर में। 4 चीज़ें दी हुई हैं, डिजाइन, मार्केटिंग, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड डिलीवरी। बताइए क्या होगा आपका करेक्ट, वो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले कोई भी इंसान क्या करता है? एनालाइज करता है, इवैल्यूएट करता है, उसके बाद मार्केटिंग, उसके बाद डिज़ाइन, और उसके बाद इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड डिलीवरी। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें ये ऐसे दिया हो? 3, 2, 1, 4। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आई होप सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गए हैं। 9th क्वेश्चन है, द लास्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज डैश। सिलेक्शन प्रोसेस में जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है? सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने प्रोसेस पढ़ी है तो आपको पता होगा। अच्छा हाँ, एक तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना जिसमें प्रोसेसेस हैं, उन सारी प्रोसेसेस को कंबाइन करके मैंने एक वीडियो बनाई थी 12th क्लास के टर्म 2 के एग्जाम से पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, एक बार देख लेना, क्योंकि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, कंट्रोलिंग के, प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, डायरेक्टिंग के, सारे कंप्लीट किए हुए हैं, सारे कवर किए हुए हैं। ठीक है, वो बहुत सही तरीके से, मतलब आपका लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत अच्छा है वो। लास्ट आंसर, मतलब इसका ऑप्शन होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक बार जब सारी चीज़ें सेटल हो जाती है तो हम सामने वाले एम्प्लॉय के साथ, जिसको हम हायर कर रहे हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, ये आता है जॉब ऑफर के बाद। तो दिस विल बी द लास्ट स्टेप इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। 10th क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन इज डैश। स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, ब्रोकर्स, नन ऑफ द अबव। ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन जो कि स्पेकुलेशन के स्कोप को प्रोवाइड करता है वो कौन सा है? आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है। स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, ब्रोकर्स, नन ऑफ द अबव। स्पेकुलेशन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सट्टेबाजी वाली चीज़ हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेमाल करते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Asserting oneself to ensure that one gets a fair deal is the right of a consumer. Second है, right to seek redressal entitles the consumer to get relief in case of the product or service falls short of his expectations. Third है, right to be heard empowers a consumer to have access to a variety of products and services. A case decided by district commission can be appealed before the Supreme Court. आपको बताना है इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए। हिंदी बताऊं? मैं साइड हूँ, जिन बच्चों को हिंदी नहीं सुननी है वो पॉज करके अपना क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट बोल रहा है, asserting oneself to ensure that one gets a fair deal is the right of a consumer. अपने आप को इंश्योर करना कि उसे फेयर डील मिल रही है, ये एक राइट है कंज्यूमर का। राइट टू सीक रिड्रेसल एंटाइटल्स द कंज्यूमर टू गेट रिलीफ इन केस द प्रोडक्ट और सर्विस फॉल्स शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन। राइट टू सीक रिड्रेसल में बेसिकली कंज्यूमर को रिलीफ मिलता है अगर प्रोडक्ट उसके एक्सपेक्टेशंस, प्रोडक्ट या सर्विस उसके एक्सपेक्टेशन से नीचे बैठता है। तो राइट टू बी हर्ड एम्पावर्स अ कंज्यूमर टू हैव एक्सेस टू अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। राइट टू हर्ड का मतलब होता है कि उसको बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सेस मिलेगा जिसमें से वो चूज कर सकता है। ठीक है, हिंट भी दे दिया मैंने साथ में।
अ केस डिसाइडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आप कोई केस लेके जाते हैं और आप खुश नहीं होते तो आप अपील फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत सिंपल है, बहुत ही मतलब बेकार ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने, कोई भी पहचान जाएगा अच्छे से। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि बाकी सारे गलत है, सारे के सारे। जैसे ये वाली चीज लिखी हुई है, ये तो बेसिकली राइट टू हर्ड मतलब सुनना होता है, ये राइट टू चूज में लिखी हुई है, तभी मैंने आपको बोला था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कमीशन से डायरेक्टली तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, नहीं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से तुम स्टेट वालों के पास जाते हो, स्टेट वाले नेशनल के पास जाते हैं, नेशनल वाले सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सो ये भी गलत हो गया। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। ये बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मार्केटिंग। मार्केटिंग के बारे में कौन से वाली स्टेटमेंट सही है? It is a process whereby people exchange goods and services for money. It has been referred to as performance of business activities that direct the flow of goods and services from producers to consumers. It includes many activities that are performed even before goods are actually produced and continue even after the goods have been sold. और या all of the above। बताइए, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि मार्केटिंग के बारे में कौन से वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। बोलिए। It is a process whereby people exchange goods and services for money. ये एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे लोग goods और services का exchange करते हैं money से, मतलब in exchange you pay money and you get product या फिर service. It has been referred to as a performance of business activity that direct the flow of goods and services from producers to consumers. ये एक ऐसी business activity है जिसमें फ्लो डायरेक्ट किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूसर से कहाँ पे? कंज्यूमर्स के पास। इट इंक्लूड्स मेनी एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड इवन बिफोर गुड्स आर एक्चुअली प्रोड्यूस एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर गुड्स हैव बीन सोल्ड। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि शुरू हो जाती हैं गुड्स के प्रोडक्शन के पहले और गुड्स बिकने के बाद तक चलती रहती हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सोच के देखिए मार्केटिंग के बारे में क्या पढ़ा है आपने। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो मार्केटिंग के बारे में लिखी हुई है, तो यस ये सारे ठीक हैं। हाँ, इसकी प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो जाती है, तब गुड्स को प्रोडक्शन भी नहीं स्टार्ट होता, और इसकी प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब गुड्स सोल्ड हो जाते हैं उसके बाद भी। ठीक है, तो यस ये जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ये बोलते हैं मिस्टर एक्स परचेज्ड अ कार फॉर ₹15 लाख बट ही इज नॉट satisfied with the quality and performance of the car. The company of the car did not provide any remedy to him. Under which authority of Consumer Protection Act 2019 he can file an appeal? District Commission, State Commission, National Commission, none of the above. सो मिस्टर एक्स ने एक कार खरीदी है 15 लाख रुपए की, लेकिन वो उसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, परफॉर्मेंस से भी सेटिस्फाइड नहीं है, बट कार कंपनी उन्हें कोई भी रेमेडी नहीं दे रही है। आपको बताना है कि वो अपनी शिकायत लेके कहाँ जा सकते हैं। बताइए कहाँ जा सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जा सकते हैं। फिर है क्वेश्चन 14। डैश इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज इन एनी एंटरप्राइज। प्लानिंग, मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग। बताइए। Dash is used extensively for all types of activities and mainly for taking charge of different activities in any enterprise. बताइए क्या होगा correct answer? And the correct answer is management. ठीक है, मैनेजमेंट में हम पूरी एक्टिविटी करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15, सुपर इजी क्वेश्चन। एनएससी और बीएससी किस तरह के टाइप्स है, मतलब किसके टाइप्स हैं? डिपॉजिटरीज के, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के, स्टॉक एक्सचेंजेस के या बैंक्स के? फुल फॉर्म ही देख लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, किसके टाइप हुए? स्टॉक एक्सचेंजेस के। सी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी आए हैं आई होप सारे आपसे सॉल्व हुए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डाउट सेशन जो रखेंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन 16 बोलता है डैश टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड। बिजनेस साइकिल, फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वर्किंग कैपिटल। Dash takes into consideration the growth, performance, investment and requirement of funds for a given period. किस चीज़ में हम ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स को कंसिडर करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए? बताइए।
बिजनेस साइकिल में, फाइनेंशियल प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में या वर्किंग कैपिटल में। मेरे को ऐसे लग रहा है ना कि क्वेश्चन तो ये दमदार दे रहे हैं, बट जब ये ऑप्शंस दे रहे हैं ना, ये इतने बेकार मतलब ऑल्टरनेट ऑप्शंस दे रहे हैं कि कोई भी इंसान आसानी से पहचान सकता है कि ये करेक्ट आंसर होगा। आई डोंट थिंक सो पेपर में भी ऐसे ही आएगा, इसलिए अपनी प्रेपरेशन बहुत हाई लेवल की रखना। आंसर है फाइनेंशियल प्लानिंग। कोई भी समझ जाएगा। देखो ये सारी चीज़ें जिनके बारे में बात हो रही है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती है। कुछ अगर दमदार ऑप्शन देना था तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऑल्टरनेटिव में देते या किसी और चीज़ को देते। यहाँ पे तो आराम से समझ में आ रहा है कि आपको यही ऑप्शन हो सकता है जो आंसर होगा करेक्ट। Question 17th है dash refers to producing goods of predetermined specifications which helps in achieving uniformity and consistency in the output. Standardization, packaging, labeling, grading. बताइए। आपको बताना है डैश रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ। मैं थोड़ा जल्दी हिंदी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी पढ़ लेते हैं, बट अगर आपके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रही हूँ या जल्दी रीड कर रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके अपना आराम से पढ़ सकते हैं, अपना आंसर दिमाग में ला सकते हैं और उसके बाद प्ले करके देख लीजिएगा कि आंसर करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है। सो डैश रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटर्मिन्ड स्पेसिफिकेशन। डैश वो कॉन्सेप्ट है जिसके चलते हुए हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं प्री डिटर्मिन्ड स्पेसिफिकेशंस की, मतलब ऑलरेडी हमने स्पेसिफिकेशन अपने दिमाग में रखी हुई है या फिर हमने क्लियर की हुई है, जिसकी वजह से क्या होता है जो गुड्स होते हैं वो यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट वे में निकलते हैं, मतलब आउटपुट बहुत ही कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म निकलता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग, चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका? द करेक्ट आंसर इज स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का ही तो मतलब होता है कि भैया स्टैंडर्ड बिल्ड कर लिए, उसके अकॉर्डिंग पूरी प्रोडक्शन करी ताकि स्टैंडर्ड से प्रोडक्शन मैच कर रही होगी और यूनिफॉर्म हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर्स? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, नन ऑफ द अबव। Which of the following importance of organizing stimulates creativity amongst manager? इनमें से कौन सी वाली चीज़ ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस है जो कि मैनेजर्स को स्टिमुलेट करती है क्रिएटिविटी एनहेंस करने में? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, नन ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। मतलब जब उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में डेवलपमेंट आएगी, जब वो ओवरऑल ग्रो करेंगे तभी तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी स्टिमुलेट होगी उनके अंदर। तो यस ये चीज़ करती है। क्वेश्चन 19 है डैश इज एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन विच ट्रेडिंग इज डन? स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, डिपॉजिटरी, नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो होल्ड करता है सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में? कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है? बहुत ईजी आंसर है इसका। तो आंसर है डिपॉजिटरी, क्योंकि सेबी तो देखता है स्टॉक एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे तो ट्रेडिंग होती है, बट वो जो स्टोर करने का काम करता है वो डिपॉजिटरी करता है। ठीक है। Question 20 है dash is an inner state that energizes, activates or moves and directs behavior towards goal. Motivation, motive, motivators, all of the above. एक वो आया था जब मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर आपको वन शॉट रिविजन में पढ़ा रही थी, तो उसमें एक स्लाइड आई थी जिसमें मोटिवेशन, मोटिव और मोटिवेटर्स तीनों साथ में लिखे हुए थे, और मैंने आपको बताया था बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इन तीनों में। तो देखिए वहीं से एक क्वेश्चन पिक कर लिया गया है कि डैश इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेज, एक्टिवेट्स एंड मूव्स एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर टूवर्ड्स गोल्स। बताइए चारों में से क्या ऑप्शन होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज मोटिव। मोटिव करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट मोटिव की डेफिनेशन में लिखी हुई थी, अगर आपने वो स्लाइड अच्छे से पढ़ी होगी आपको पता होगा। चलिए 21st क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 बोलता है आर्ट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्टडी, ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, ऑल ऑफ द अबव। आर्ट किस चीज से एक्वायर कर सकते हैं हम? आंसर इज ये सारी चीजें करके हम एक्वायर कर सकते हैं आर्ट को, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ी थी। 22nd क्वेश्चन बोलता है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ providing managers with useful insights into the reality, optimum utilization of resources and effective administration, meeting changing environment requirements, all of the above. हमारे लिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर क्या है।
एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मुझे अभी सारी चीज़ें ना आपको बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ 12th में। फिर मैंने आप लोगों के लिए 1 शॉट रिविजन वीडियोस भी बना दिए हैं CUET के लिए। अब यहाँ पे भी अगर मुझे दोबारा से एक्सप्लेन करना पड़े तो फ़ायदा क्या होगा वीडियोज़ देखने का, राइट? तो अगर वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर वाला वो कर रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। 23rd क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कौन सी चीज जो नीचे दी गई है वो ट्रू है। फर्स्ट बोलता है ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शंस एज सेपरेट डिपार्टमेंट्स क्रिएट्स अ डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, span of management determines the levels of management in the organization structure. Divisional structure makes training of employees easier as the focus is only on a limited range of skills. अच्छा, या फिर all of the above? मैंने बोला ना, इन्होंने ना क्वेश्चन बहुत अच्छे पिक किए हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिए ना ऐसे बेकार ऑप्शंस दिए कि कोई भी समझ जाए कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बताइए, 3-4 चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, इनमें से करेक्ट आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? बोलिए। The correct answer is span of management determines the level of management in the organizational structure. Span of management क्या होता है? एक superior के अंदर कितने subordinates आ सकते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा हमें कितने और subordinates वगैरह रखने हैं, तो पूरा organizational structure इससे बन जाएगा। तो yes, this statement is correct। बाकी ये दोनों statement पता नहीं क्या सर पैर बना रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कुछ logic नहीं बन रहा था। ठीक है, चलिए 24th क्वेश्चन है सिक्योरिटी एजेंट्स लिमिटेड प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज। दे गेव एन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर फॉर हायरिंग मेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड हु आर रिलायबल एंड कीप क्लाइंट इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। 75 candidates approached them and Security Agents Limited finalized 10 candidates to be selected after conducting required test and interview. Out of the following, identify the next step to be followed by Security Agents Limited. 4 ऑप्शन है, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन। ये बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंट्स लिमिटेड जो है वो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी कि वो मेल्स को हायर करना चाहते हैं सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए जो कि रिलायबल हो और इन्फॉर्मेशन क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल रख सके। 75 कैंडिडेट्स ने उन्हें अप्रोच किया और इन्होंने 10 कैंडिडेट्स को फाइनलाइज किया उनका टेस्ट और इंटरव्यू लेके। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। 75 में से 10 को ये फाइनलाइज कर चुके हैं उनका इंटरव्यू और टेस्ट लेके। नाउ यू हैव टू टेल कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जॉब ऑफर होगा, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होगा या सिलेक्शन डिसीजन दिया जाएगा? बताइए, पूरा केस आपके सामने है, बहुत सिंपल है, जल्दी बता दीजिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा। लास्ट में मुझे हर एक स्टूडेंट का चाहिए कि आउट ऑफ 50 तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही गए, या फिर तुम आंसर्स ही डायरेक्टली तुम यहाँ पे लिखना शुरू कर दो और जो क्वेश्चन में डाउट जा रहा है वो भी मेंशन करना है। द करेक्ट आंसर इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। हम ऑलरेडी फाइनलाइज कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, उनका रेफरेंस देखेंगे, मतलब कहाँ से आए हैं, बैकग्राउंड चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है, उसके बाद आगे की कहानी चलेगी। बस ये देख लो कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना मैक्सिमम प्रोसेस से ही आ रहे हैं, तो प्रोसेस बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको सारे उसके। Which of the following Maslow need hierarchy theory, Maslow's need include factors such as self-respect, autonomy, status, recognition and attention. इनमें से कौन सी वाली चीज़ मैस्लो नीड के फैक्टर, मतलब फैक्टर्स जो होते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकग्निशन और अटेंशन को इफेक्ट करती है, मतलब उससे बिलोंग करती है? एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, अफर्मेशन, बिलोंगिंग नीड्स या फिर सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स? सारी पढ़ी थी हमने, हायरार्की पूरी पढ़ी थी, फिजियोलॉजिकल, फिर उसके बाद ऊपर आती हैं, फिर ऊपर आती है, फिर ऊपर आती है, फिर ऊपर आती है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट होती है, राइट? याद है थोड़ा सा? पूरा एक हमने ट्राइंगुलर वो पढ़ा था। उनमें से सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकग्निशन और अटेंशन किसका पार्ट माना जा सकता है? आंसर इज एस्टीम नीड्स का। आपकी एस्टीम्स को सेटिस्फाई करती हैं ये, आपकी थोड़ा सा वो होता है ना एक ईगो लेवल, तो नहीं बोलना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करती हैं ये। 26th क्वेश्चन है कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर डैश प्लान्स, गोल्स, रिसोर्सेज, नन ऑफ द अबव। Controlling means ensuring that activities in an organization are performed as per dash plans, goals, resources, none of the above.
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि जो प्लान्स हमने बनाए थे क्या वो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ सही से बैठ रहे हैं, कोई डेविएशन तो नहीं आ रही है। तो प्लान्स बनाए थे ना, प्लानिंग की थी, तो बस वही आंसर हो जाएगा। 27th question. The shift of demand from soft drinks to juices is an opportunity for juice companies and threat for a soft drink companies. Identify the feature of business environment. Relativity, complexity, uncertainty, dynamic. ये बोल रहे हैं कि आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स की मांग कम हो गई है, जूसेस की मांग इंक्रीज हो गई है, राइट। जैसे आपने देखा होगा पेरेंट्स भी अपने बच्चों को जूसेस वगैरह पिला रहे हैं इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जैसे पहले पिलाया करते थे, या फिर जीरा वीरा ऐसे करके कुछ बहुत कुछ आने लग गया है, तलमल जलमल ऐसे करके कुछ मैंने उस दिन देखा था मार्केट में। ये सारी चीज़ें पिलाने लग गए इंस्टेड ऑफ ये जो सोडा वाली चीज़ें आती हैं। तो इससे क्या देखने को मिल रहा है हमें बिजनेस एनवायरनमेंट का, कौन सा वाला फीचर समझ में आ रहा है? 4 फीचर्स मेंशन है आपके सामने। चीज़ें क्या हो रही हैं? चीज़ें बदल रही हैं, लोगों के टेस्ट चेंज हो रहे हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। तो चेंजेस किससे रिलेटेड होगा? डायनामिक से, ठीक है। फिर 28th क्वेश्चन, नेचर ऑफ डैश इज सेड टू बी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ्स। फर्स्ट है मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ऑल ऑफ द अबव। चलिए, नेचर ऑफ डैश इज सेड टू बी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ्स। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? And the correct answer is management as a science is said to be systematic body of knowledge जो explain करती है कुछ general truths को, ठीक है। चलिए 29th question, which of the following statement is false regarding financial management? Financial management के regarding कौन सी वाली statement यहाँ पे गलत है? ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में एक छोटा सा लेक्चर दिया था आपको। माइट भी ये वही क्वेश्चन हो सकता है जिसके लिए वो लेक्चर दिया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है एम्स एट इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड। सेकेंड है एम्स एट रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड। थर्ड है इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। फोर्थ है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी फॉर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। बताइए चारों में से क्या गलत है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में चारों में से कौन सी वाली चीज गलत है? बताइए जल्दी से, कौन सी वाली है? देखो यहाँ पे भी तुम्हें कंफ्यूज करने वाला काम किया हुआ है, देख लो, तुम्हें देखने पे लगेगा नहीं वो ऑप्शन उससे बिलोंग करता है। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी फॉर सिक्योरिटीज ऑफ मार्केट। ये कौन करता है? ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, फाइनेंशियल मार्केट करता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पूछी गई थी कि एक स्टेटमेंट बतानी है जो फॉल्स है, तो ये वाली नहीं प्रॉपर बैठती है। सो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 30th असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। असर्शन बोल रहा है इंटरनल रिक्रूटमेंट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। रीजन बोल रहा है फाइलिंग वैकेंसीज एंड हायर जॉब्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस थ्रू लर्निंग एंड प्रैक्टिस। सबसे पहले तो ये देखो कि ये दोनों करेक्ट हैं कि नहीं है, ठीक है, वो देख लिया। उसके बाद ये देखो कि क्या आर में लिखी हुई चीज़ इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। अगर है तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। नहीं है तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। और दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर गलत हुई तो सी या डी में से आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए फटाफट देख लीजिए, अब बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। असर्शन में लिखा हुआ है इंटरनल रिक्रूटमेंट सिंप्लीफाई करती है सिलेक्शन और प्लेसमेंट की प्रोसेस को, और रीजन में लिखा हुआ है फाइलिंग वैकेंसीज इन हायर जॉब्स फ्रॉम विद इन द फिलिंग वैकेंसीज, सॉरी नॉट फाइलिंग, फिलिंग वैकेंसीज मतलब ऊपर वाली जॉब्स को अगर हम फिल करते हैं नीचे वाले बंदों को उठा के, तो उससे क्या होता है एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं और अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर लेते हैं। मतलब बॉस की पोजीशन खाली हुई, नीचे वाले को उठाया, बॉस बना दिया, तो इससे क्या होगा बाकी सब मोटिवेट होंगे। और ऊपर दिया हुआ है कि इंटरनल वाला थोड़ा प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं? क्या एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? लिंक है? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, दोनों स्टेटमेंट हैं तो करेक्ट। रिक्रूटमेंट के बारे में दोनों स्टेटमेंट्स बहुत सही बात बोल रहे हैं, लेकिन आपस में लिंक्ड नहीं है। रीजन में लिखी हुई चीज असर्शन में लिखी हुई चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करी। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी।
अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 31। ये भी असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें ये बोलता है डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी इनएक्सपेंसिव एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर द वैकेंसीज। रीजन में लिखा हुआ है अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल। चारों ऑप्शन सेम है जैसे असर्शन रीजन वाले उसमें होते हैं क्वेश्चंस में। Direct method of recruitment is very inexpensive as it does not involve any cost of advertising for the vacancies. Direct वाले में क्या होता है, हम जस्ट ऑफिस के बाहर ही वो लगा देते हैं बोर्ड पे कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो उससे एडवर्टीजमेंट का खर्चा बच जाता है, ठीक है। अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of the jobs available। जो मैंने चीज़ अभी आपको बताई और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आंसर बता दिया। चलिए एनीवेज बताइए क्या होगा चारों में से करेक्ट आंसर। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि डायरेक्ट वाले में ऐसा होता है और वो बी में लिखा हुआ था और ऊपर बस उसी चीज़ का लिखा हुआ है कि कॉस्ट बहुत कम बैठती है उसकी। तो यस ये प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रही है असर्शन में लिखी हुई चीज़ को और दोनों चीज़ें हैं भी करेक्ट। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 32nd क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपसे ईयर पूछा जा रहा है। स्टेट द ईयर इन विच सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड। ये आपसे पूछ रहे हैं कि सेबी जो था वो एग्जिस्टेंस में कब आया, कब एस्टेब्लिश हुआ, आपको वो ईयर का नाम बताना है। एंड द करेक्ट आंसर इज 1992। और ध्यान दीजिएगा पावर इसको बाद में मिली थी, पहले ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सीपीए सर्विसेज सीईओ Abhishek Nigam's compensation includes salary, commission and other allowances. The company also pays for his insurance and vacations. Identify one indirect payment being made by the company to the CEO. Employer paid insurance, salary, commission, all of the above. CPA सर्विसेज CEO अभिषेक निगम compensation में include करवाता है salary, commission और other allowances. The company also pays for his insurance and vacations. कंपनी उसके इंश्योरेंस के लिए भी पैसे देती है, मतलब प्रीमियम अमाउंट उनकी जेब से जाता है, और वेकेशन के लिए भी पैसे देती है। वाओ सही लाइफ जी रहा है बंदा तो, मतलब सारी चीज़ों के। आप सोचो मतलब पायल मैम घूमने जा रही हैं और पैसे उन्हें MB ने दिए हैं घूमने के, कितना मज़ा आ जाएगा ना। चलिए आइडेंटिफाई वन इनडायरेक्ट पेमेंट बीइंग मेड बाय द कंपनी टू द सीईओ। आपको एक इनडायरेक्ट पेमेंट के बारे में बताना है जो कि कंपनी दे रही है सीईओ को। एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस, सैलरी, कमीशन, ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट आंसर इज एम्प्लॉयर पेड इंश्योरेंस, क्योंकि सैलरी और कमीशन उनकी सैलरी का पार्ट था, जबकि इंश्योरेंस और वेकेशन जो है वो उनकी अलग से पेमेंट जा रही है, ठीक है। इनडायरेक्ट पेमेंट है, डायरेक्टली वो उनको उनके हाथ में नहीं दे रहे, वेकेशंस के लिए और उन सब के लिए वो पे कर रहे हैं, ठीक है। 34th क्वेश्चन है द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स व्हिच डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स व्हिच हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज व्हाट। मनी मार्केट में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डील किए जाते हैं जिनकी मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितने टाइम का होता है, क्या है वो। अप टू 1 ईयर, अप टू 6 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स, नन ऑफ द अबव। ये करने की मुझे इतनी आदत हो गई है ना आप लोगों से वो करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए, अब हर जगह मैं यही करती हूँ चाहे सामने कोई भी बैठा हो। चलिए बताइए चारों में से क्या ऑप्शन करेक्ट है। मनी मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता है, तो अप टू 1 ईयर। ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। 35th क्वेश्चन बोलता है डैश इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, नन ऑफ द अबव। डैश एक ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्लिगेशन वर्ड से ही समझ जाओ, क्योंकि जब मैं ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा रही थी मैंने तीनों के ही एक एक कीवर्ड्स आपको याद रखने के लिए बोले हुए थे, और मैंने बोला था जैसे ही कीवर्ड तुम पेपर में देखोगे यू विल बी लाइक आंसर ये है, तो अब तुम्हें आंसर निकलना चाहिए। बताओ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी में पावर कीवर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑब्लिगेशन कीवर्ड होता है, अकाउंटेबिलिटी में जवाबदेही, आंसरेबिलिटी कीवर्ड होता है, ठीक है। तो 36th क्वेश्चन पे आ गए हैं अब हम। 36th क्वेश्चन बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। इनमें से कौन से वाली चीज सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है। फर्स्ट है बर्थ एंड डेथ रेट, सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, थर्ड है पॉपुलेशन शिफ्ट, फोर्थ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। बताइए चारों में से कौन से वाली चीज सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा या एलिमेंट नहीं है। Birth and death rate, constitution of the country, population shift, life expectancy.
एंड द आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। बाकी सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी से रिलेट करती है, लोगों से रिलेट करती है, एज अ रिजल्ट ऑफ इट सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा होती हैं। सो यही एक लौती चीज़ है जो सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। 37th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। Employee know well in advance what they are expected to do and what are the standards of performance on the basis of which they will be appraised, which in turn help them to give better performance. Which importance of controlling is highlighted above? Facilitating coordination and action, making efficient use of resources, accomplishing organizational goals, improves employee motivation. चलिए हिंदी अगर इसकी बताऊं तो ये बोल रहे हैं एम्प्लॉयज़ को पहले से पता होता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है और उन्हें क्या परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड सेट कर मतलब जो सेट हैं उन्हें किस तरह से पूरा करना है ताकि उनको अप्रेजल मिल सके और उनकी बेटर परफॉर्मेंस भी हो सके। ऑब्वियसली यहाँ पे कंट्रोलिंग का कौन से वाला जो इम्पोर्टेंस है वो हाईलाइट किया गया है। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन एंड एक्शन, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज मोटिवेशन। And the correct answer of this question is improves employee motivation, क्योंकि स्टैंडर्ड सेट है, सबको पता है भैया उनके लिए उनको इतना काम करना है, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो हमें अप्रेजल मिल जाएगा, वरना हम वहीं पे बैठे रहेंगे जहाँ पे अभी हम हैं। तो यहाँ से कहीं ना कहीं क्योंकि स्टैंडर्ड सेट है तो हमें पता है हमें उस टारगेट को मीट करना है, तो हम अपनी तरफ से लगाएंगे ना एफर्ट्स उतने। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 37। 38th क्वेश्चन बोलता है which of the following statement is false with respect to principles of management? Principles of management के अकॉर्डिंग कौन से वाला स्टेटमेंट गलत है? The principles of management are formed by experience and collective wisdom of managers as well as experimentation. The principles of management are not rigid prescriptions which have to be followed absolutely. Management principles aimed at influencing behavior of human beings. The application of principle of management is not possible in contingent situations. चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कौन से वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स, ट्रू, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, ये सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़ के जाने हैं, मतलब पढ़ने हैं पेपर में जब रीड कर रहे होगे, क्योंकि पूरा आंसर आपका डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर वर्ड पे। 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आई होप आपको अपना आंसर मिल चुका है। मैं आंसर रिवील करने जा रही हूँ एंड द करेक्ट आंसर इज डी। बाकी तीनों स्टेटमेंट जो भी प्रिंसिपल्स के बारे में लिखी हुई हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। यस, ये एक्सपेरिमेंटेशन से फॉर्म होते हैं। यस, ये कलेक्टिव विजडम ऑफ मैनेजर से मिलके बने हैं। यस, ये रिजिड नहीं होते हैं। यस, ये बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं किसका, ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, चलिए 39th क्वेश्चन है buy 2 get 1 free is printed on a label of a package of toothpaste. Which labeling function is being performed by this statement? Describe the product, identification of the brand, grading of the product, sales promotion. बताइए। buy 1 get 1 free, एक खरीदो दूसरा, buy 2 खरीदो एक फ्री मिलेगा, मुफ्त मिलेगा। ये लेबल के ऊपर प्रिंटेड है टूथपेस्ट के पैकेज के। Which labeling function is being performed by the statement? कौन से वाला लेबलिंग फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म किया गया है लेबल द्वारा? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेल्स प्रमोशन, 2 पे 1 फ्री, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना तुम, तो तुम एडवर्टीजमेंट मतलब काइंड ऑफ प्रमोट ही तो कर रहे हो प्रोडक्ट को। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, खरीदेंगे तुम्हारे प्रोडक्ट को। 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? Which of the following statement is incorrect? देखा अभी आपके सामने, मैं खुद भी इसको करेक्ट रीड करने वाली थी। तो ऐसा ह्यूमन नेचर होता है, बाय डिफॉल्ट हम ऐसे कुछ वर्ड्स को उल्टा पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा सतर्क होके पढ़िएगा। ठीक है, Business environment is a relative concept. Business environment is the sum total of all the things internal to business firms. Opportunities refer to the positive internal trends or changes that will help a firm to improve its performance. None of the above. Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन से वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बिजनेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल है सारी चीज़ों का जो कि बिजनेस फर्म के इंटरनल होती हैं। अपॉर्चुनिटीज रेफर टू द पॉजिटिव इंटरनल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हैपन हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अपॉर्चुनिटी वो पॉजिटिव इंटरनल ट्रेंड्स या चेंजेस हैं जो कि फर्म को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। कौन सी वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? And the correct answer is business environment is sum total of all the things internal to business environment.
नो, एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म्स, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट बाहर वाली चीज़ें होती हैं। एनवायरनमेंट मतलब कि आपका बाहरी रूप का जो चीज़ है, तो ये वर्ड गलत हो जाने की वजह से पूरा सेंटेंस गलत हो गया। Question number 41. What should be the focus point for a manager while controlling, as controlling at each step and every step is not possible? कौन से वाला चीज़ फोकस पॉइंट होता है मैनेजर का कंट्रोलिंग करते वक्त, क्योंकि कंट्रोलिंग हर और ईच और हर स्टेप पे पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो कौन से वाले फोकस पॉइंट होते हैं, क्या फोकस पॉइंट होने चाहिए? एनालाइजिंग डेविएशंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। बताइए। अगेन ईजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, जो चीज़ें पढ़ी हैं उसी के बेसिस पे आ जाएगा। थोड़ा सा एनालाइज करो, जो पढ़ा था वो क्या था, इवेलुएट करके अच्छे से आंसर निकालने की कोशिश करो। एंड द करेक्ट आंसर विल बी एनालाइजिंग डेविएशन। ये वो स्टेप है जो सबसे क्रूशियल होता है, क्योंकि यहाँ हमें पता चलता है हमने जो सोचा था, हमने जो किया है, उसमें कितना अंतर आ चुका है। ठीक है, तो इस वाले फोकस पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा निगाह मारने की ज़रूरत होती है। 42nd question. Ronit Raj, a marketing manager, is a patient of diabetes for which he takes medicines regularly. One day on his tour to Patna, he met with an accident and was hospitalized. Due to doctor's negligence, a delicate nerve of his right leg was cut, rendering him crippled throughout his life. Identify the consumer right that has been violated by the doctors under the Consumer Protection Act 2019 in the above situation. Right to choose, right to be informed, right to be heard, right to be protected. रोनित राज एक मार्केटिंग मैनेजर है और पेशेंट है डायबिटीज़ का, और रेगुलरली मेडिसिन लेता रहता है। एक दिन वो अपने पटना टूर पे गया और एक्सीडेंट हो गया उसका। डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से एक डेलिकेट नर्व थी उसकी राइट लेग में जो कि कट हो गई, जिसकी वजह से वो लाइफ टाइम के लिए क्रिपल्ड हो गया। अब आपको बताना है कि बीइंग अ कंज्यूमर उसका कौन से वाला कंज्यूमर राइट वायलेट हुआ है, करा है डॉक्टर्स ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के चलते हुए। राइट टू चूज, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज राइट टू बी प्रोटेक्टेड। जब भी हम गुड्स और सर्विसेज लेते हैं तो उस टाइम पे हमारी जीवन पे कोई भी ऐसी वो नहीं आएगी, या हमारे जीवन मतलब हमारे लिए कोई भी चीज़ हजार्डस नहीं होगी। इस चीज़ का भी राइट हमारा बनता है बीइंग अ कंज्यूमर। तो यस, यहाँ पे वो सर्विस ले रहा था डॉक्टर्स की। ठीक है, आप लोगों को सोच रहे होगे कि प्रोडक्ट तो कुछ लिया नहीं इसने सर्विस ली डॉक्टर की, और वो लेते हुए इसकी हेल्थ को, इसकी मतलब चीज़ को लाइफ टाइम के लिए लॉस हो गया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट गलत हो गई चीजें। 43rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट अथॉरिटी? अथॉरिटी के बारे में कौन सी वाली स्टेटमेंट सही है? अथॉरिटी कैन बी ऑफिशियल अथॉरिटी और पर्सनल अथॉरिटी। अथॉरिटी कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अथॉरिटी शुड commensurate with the responsibility, all of the above. And the correct answer is all of the above. सारी स्टेटमेंट सही बोली हैं अथॉरिटी के बारे में। Question 44. Suganya decided to start the business of selling dress material. She did some research to find out about the preferences of the prospective customers. Based on this, she prepared a detailed business plan. She then made important decisions about the features, quality, packaging, labeling and branding of the dress material. Which of the following elements of marketing mix is being discussed here? Promotion, market, product, place. सुकन्या क्या है? सुकन्या ने सोचा कि मैं ड्रेस मटेरियल बेचने का बिजनेस शुरू करती हूँ। उसने थोड़ी सी रिसर्च करी और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के बारे में पता लगाया और उनकी प्रेफरेंसेस के बारे में पता लगाया। इसके बेसिस पे उसने अपना बिजनेस प्लान तैयार किया, और उसके बाद उसने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जो कि किससे रिलेटेड थे? फीचर से रिलेटेड थे, क्वालिटी से रिलेटेड थे, पैकेजिंग से रिलेटेड थे, लेबलिंग से और ब्रांडिंग से। ठीक है, अब आपको बताना है मार्केटिंग मिक्स का कौन से वाला एलिमेंट डिस्कस किया गया है ऊपर। प्रमोशन, मार्केट, प्रोडक्ट, प्लेस। सोच के देखिए, पूरा पढ़िए सुकन्या ने क्या क्या चीज़ों के रिगार्डिंग डिसीजन लिया। ये किस में आता है? प्रमोशन में, मार्केट में, प्रोडक्ट में, प्लेस में। एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में बात हुई है, उसकी पैकेजिंग के बारे में बात हुई है, लेबलिंग के बारे में बात हुई है। कहाँ होती है ये? प्रोडक्ट में बात होती है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स जब आप पढ़ेंगे ना, उसके एलिमेंट से कुछ वो पढ़ेंगे ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 45th क्वेश्चन, इसके बाद 5 और क्वेश्चन है, फिर हमारा ये पूरा वॉक टेस्ट खत्म हो जाएगा। सो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। Which of the following is a financial incentive? इनमें से कौन सी चीज फाइनेंशियल इंसेंटिव है? प्रोडक्टिविटी, लिंक्ड वेज इंसेंटिव, ऑर्गेनाइजेशनल, क्लाइमेट, स्टेटस, जॉब एनरिचमेंट। किससे तुम्हें पैसा मिलने वाला है? मॉनेटरी गेन किस में होने वाला है? फर्स्ट वाले में होने वाला है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। चलिए,
46th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर? इनमें से कौन सी वाली चीज डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है? कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स, मोर एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, लीड्स टू इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। चलिए बताइए, इनमें से कौन सी वाली चीज डिविजनल स्ट्रक्चर का डिसएडवांटेज है? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिविजन्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स, मोर एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, लीड्स टू इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी। डिविजनल स्ट्रक्चर में बाइफिकेशन कैसे होती है? प्रोडक्ट के बेसिस पे होती है। जब कोई कंपनी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है तो उस बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर में। अब आपको बताना है इसका डिसएडवांटेज। बहुत सारे पढ़े थे, राइट? उनमें से कौन से वाला है? कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिफरेंट डिवीजन विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स। एक प्रोडक्ट वाले बोलेंगे हमें ज़्यादा पैसे दो, दूसरे प्रोडक्ट वाले बोलेंगे हमें ज़्यादा पैसे दो, तीसरे प्रोडक्ट वाले बोलेंगे हमें ज़्यादा पैसे दो। तो ऐसे में बहुत सारा मतलब डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। 47th क्वेश्चन। अब 47th क्वेश्चन एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो एक केस होगा, उसके बेसिस पे आपको 3-4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है? ये केस अच्छे से समझ लेते हैं। इट सेज सिंप्लेक्स लिमिटेड हैड बीन टेकन ओवर बाय मुंद्रा ग्रुप इमीडिएटली फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। ये केस स्टडी हमने बहुत बार पढ़ी हुई है, पुरानी ही है। Since then, it enjoys a rich record of industry presence and experience. In 2005, with the aim to accelerate growth of the company, had gone through several rounds of meetings and discussions before launching ERP system to attract large projects. The management had done effective forecast and critical thinking regarding allocation of resources to reduce wastage. For this purpose, the company had laid down multiple courses of action to meet the challenge of adverse situations. In 2008, the company suffered loss in many projects due to the Great Recession despite taking many cost-cutting measures. The management had taken utmost care regarding the possible outcome and timely review of the plans to achieve the set target during that hard time. In 2010, the system implemented successfully, which subsequently helped the company to execute numerous projects with precision and timeliness. अब मैं इसकी हिंदी बता देती हूँ आपको। It says Simplex Limited had been taken over by Mundra Group. Simplex Limited को Mundra Group ने overtake कर लिया था इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे ही। सिंस देन इट एंजॉयज अ रिच रिकॉर्ड ऑफ इंडस्ट्री प्रेजेंस। तब से इंडस्ट्री प्रेजेंस का काफ़ी मतलब रिच रिकॉर्ड ये होल्ड करती है, एक्सपीरियंस भी इसके पास काफ़ी सारा है। 2005 में ग्रोथ के लिए मतलब ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस वो करने के लिए मीटिंग्स और डिस्कशंस किए थे। मतलब इनको चाहिए था कुछ चेंजेस आए ताकि इनकी ग्रोथ बढ़े। फिर इन्होंने ERP सिस्टम लॉन्च किया लार्ज प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। द मैनेजमेंट हैड डन इफेक्टिव फोकस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकास्टिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग की एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के रिगार्डिंग और वेस्टेज रिड्यूस करने के लिए। फॉर दिस पर्पज द कंपनी हैड लेड डाउन मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एक्शन। इसके लिए कंपनी ने मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन लिए और एडवर्स सिचुएशंस को चैलेंज करने के लिए। 2008 में क्या हुआ, कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुए इन मैनी प्रोजेक्ट्स ड्यू टू द ग्रेट रिसेशन की वजह से, जबकि इन्होंने बहुत कॉस्ट कटिंग मेजर्स लिए थे, ठीक है, बट स्टिल अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इनको काफ़ी सारे लॉसेस बेयर करने पड़े। द मैनेजमेंट हैड टेकन अटमोस्ट केयर रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम एंड टाइमली रिव्यू ऑफ द प्लान्स टू अचीव द सेट टारगेट ड्यूरिंग द हार्ड टाइम। मैनेजमेंट ने बहुत केयर के साथ regarding the possible outcome और timely review of plans किया to achieve set targets during that hard time। मुश्किल वाले समय में इन्होंने अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी तरफ से करने की कोशिश की। इन 2010 द सिस्टम इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली। 2010 में इनका सिस्टम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया और उसने काफ़ी मदद करी न्यूमरस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में टाइम पे और प्रिसिशन के साथ, मतलब बिना गलती के अच्छे से टाइम पे बिल्कुल प्रिसाइज वे में। क्वेश्चन 47 है, in 2005, with the aim to accelerate growth, the company had gone through several rounds of meetings and discussion with the objective of mentioned here according to the process stated here. Developing premises, growth and development, launching IT-enabled system, cost cutting। 2005 में कंपनी ने अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह कराई। What is the objective? क्या ऑब्जेक्टिव था ऊपर वाली मीटिंग का, ऊपर वाली प्रोसेस का, क्या करना चाह रही थी कंपनी? करेक्ट आंसर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहां पे मेंशन्ड भी है टू एक्सेलरेट ग्रोथ, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी, कॉमन सेंस लगाना था। 48th क्वेश्चन, द मैनेजमेंट हैड डन इफेक्टिव फोकस एंड क्रिटिकल थिंकिंग रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू रिड्यूस वेस्टेज। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मेंशन्ड हियर। यहाँ पे कौन से वाला मैनेजमेंट का फंक्शन मेंशन किया गया आपको वो बताना है।
फोरकास्टिंग की है, क्रिटिकल थिंकिंग की है, किस में करते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग, फोरकास्टिंग किस में होती है? प्लानिंग में। प्लानिंग में ही तो हम फ्यूचर को देखने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या आ रहा है हमारे लिए, तभी तो हम उसके लिए प्लान बनाएंगे। फिर है 49th क्वेश्चन, इन 2008 द कंपनी सफर्ड लॉस इन मेनी प्रोजेक्ट्स ड्यू टू द ग्रेट रिसेशन डिस्पाइट टेकिंग मेनी कॉस्ट कटिंग मेजर्स, व्हिच लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज इंडिकेटेड हियर। यहाँ पे कौन से वाली मैनेजमेंट की लिमिटेशन मेंशन्ड है ये वाली लाइन में, कि 2008 में कॉस्ट कटिंग करने के बावजूद भी ग्रेट रिसेशन के चलते हुए इनको काफ़ी सारे लॉसेज हुए। बताइए। एक्सक्यूज मी। It fails to cope with sudden changes, it involves huge costs, it requires critical thinking, need to construct multiple action plan. बताइए, limitation बतानी है मैनेजमेंट की। And the correct answer is it fails to cope with sudden changes. एकदम से ग्रेट रिसेशन आया तो उस टाइम पे ये बेयर नहीं कर पाए और सडन चेंजेस के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट it suffered. 50th और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैनेजमेंट हैड टेकन utmost care regarding the possible outcome and timely review of the plans to achieve the set target during the hard time, which is the last step of the process mentioned here. ये जो ऊपर mentioned है उसका लास्ट स्टेप क्या है, मतलब उस प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, फॉलो अप टू प्रिपेयर ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। एंड द करेक्ट आंसर इज फॉलो अप। मतलब इन्होंने क्या किया, टाइमली उसको फॉलो करते रहे और हार्ड टाइम में भी कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल बना लिया, तो ये फॉलो अप कर रहे थे। सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 50th क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट हो गए अपन, लेकिन ठीक है, बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं अभी अपन को जो सॉल्व करने हैं, सो इतना फास्ट अपन को होना पड़ेगा। एंड यहीं पे हमारा ये वाला मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप सारे क्वेश्चन आपसे आराम से बन गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में फट से लिख दो, और CUET से पहले जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जितने पॉसिबल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो कर लो। मतलब बिल्कुल भी इसमें वो ढील मत छोड़ना, क्योंकि ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी वीडियो अगर नहीं मिल रही है तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके तुम उसे ढूंढ सकते हो। बस गूगल करना है magnetbrains.com, उसके बाद तुम्हें एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाना है। CUET का एक सेक्शन दिख जाएगा, CUET के सारे टीचर्स दिख जाएंगे, सबके नाम लिखे हुए दिख जाएंगे, पायल मैम का यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तुम्हें वीडियो पे क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, वीडियो खुल जाएगी, एंड देन उसके बाद अपने डाउट्स क्लियर करके मैग्नेट ब्रेन्स को सिर्फ थैंक यू बोलना है, दैट्स इट। वो नहीं भी बोलोगे, मन में भी बोल दोगे, तभी हम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं बता दूं, मैग्नेट ब्रेन्स तुम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लाई हुई है और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है। सो स्टे कनेक्टेड, एंड कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, उसे तुम आराम से रेफर कर सकते हो। बस मेरा कहना ये रहेगा, कम्युनिटी पोस्ट को एज वेल एज स्टोरीज को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहा करो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हमारी तरफ से, टीचर्स की तरफ से तुम लोगों के लिए जारी हो तो तुम उसे आराम से एक्सेस कर पाओ। ठीक है, दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।